चलिए, तो देखिएगा, भारतीय इतिहास में मध्य भारत के इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम अभी आज जो है विजयनगर साम्राज्य का एक वंश जो है अरामेडु वंश जो है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दो लाइन और बात करेंगे जो कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन रहा है, किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य के शासक द्वारा प्रशासन किया जाता था, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ये सब बिंदु पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि यदि हम बात करें अरामेडु वंश के बारे में, ठीक है, तो कल हमने तुलु वंश तक का टॉपिक पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको तुलु वंश के समय की एक बात हमने यहाँ तक कवर किया हुआ था। कल का टॉपिक जो है हमारा सदाशिव राय के बारे में हमने डिस्कस किया था इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा 1543 ईस्वी में सदाशिव राय गद्दी पर जब बैठता है, ठीक है, और 1567 ईस्वी तक उसने शासन किया, तो सदाशिव राय शासन काल में वास्तविक सत्ता जो है राम राय के हाथ में थी। ठीक है, एक सामान्य सी बात याद रखिएगा कि तुलु वंश जो है इसका जो क्रम मैंने आपको बताया था, संगम वंश, सुलु वंश या सालू वंश और तुलु वंश या तालु वंश। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अरामिडु वंश। तो तुलु वंश के समय जो है एक घटना घटी थी, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने आपको अभी आगे जाकर बहमनी साम्राज्य में भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आता है तालीकोटा के युद्ध। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, कब हुआ था तालीकोटा के युद्ध। तो देखिएगा, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 में। ठीक है, समय था 1565, उसी को आपको याद रखना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, 1565 के समय ये हुआ था, याद रखिएगा। किसके किसके मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य। तो बहमनी साम्राज्य में 5 शाखाएं थी। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सी शाखाएं थी। तो अहमदनगर था, ठीक है, गोलकुंडा था, बीजापुर था, ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका यहीं पर आपको याद रखना है बीदर और बरार था। ठीक है, तो ये 5 जो साम्राज्य थे, इसमें बरार साथ नहीं देता है किसका, इस तालीकोटा के युद्ध में। ठीक है, इस युद्ध को राक्षस युद्ध या राक्षसी युद्ध या तंगड़ी युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो राक्षसी युद्ध या तंगड़ी युद्ध का मतलब क्या है, जिस मैदान में ये युद्ध लड़ा गया था, जिस जगह पर ये युद्ध लड़ा गया, इसी के कारण इसको राक्षसी या तंगड़ी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो जगह के नाम के कारण इसका राक्षसी या तंगड़ी युद्ध कहा जाता है। इसके बारे में ना आज का एक पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पूछा जाता है, ये है कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, लेकिन बहमनी साम्राज्य में किसके किसके मध्य हुआ था, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर में शामिल थे इस युद्ध में। यानी 5 शाखाओं में बहमनी साम्राज्य जब 5 शाखाओं में टूट जाता है, तो टूटने के बाद ये 5 शाखाएं हो जाती है। ठीक है, तो 5 शाखाओं का दुश्मन कौन है, विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य उत्तर की ओर और आपका विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की ओर। ठीक है, अब दक्षिण की ओर अगर आप इसको देखते हैं तो दक्षिण की ओर में याद रखिएगा इन दोनों के मध्य देखिए इनकी आपसी लड़ाई भी है। ये शाखा टूटे जो है इनकी आपसी लड़ाई भी है, लेकिन अगर विजयनगर साम्राज्य की बात से युद्ध की बात होती है तो ये चारों एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बरार यहां पर साथ नहीं देता है, याद रखिएगा। बरार इसके द्वारा जो है ये 5 साम्राज्य अपने पढ़ा। ठीक है, मतलब 5 शाखाएं हैं, लेकिन 5 शाखाओं में बरार साथ नहीं देता है। यही आपको याद रखना है कि तालीकोटा के युद्ध में कौन शामिल नहीं था, तो बरार शामिल नहीं था, ये याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि तालीकोटा का युद्ध जो है 5 शाखाओं और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था, लेकिन इन 5 शाखाओं में बरार साथ नहीं दिया था। और क्यों नहीं दिया था उसके बारे में देखिएगा। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के निकट बन्नीहट्टी को युद्ध में बहमनियों के संघ यानी शाखा, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे, वे विजयनगर को गहरी शिकस्त दी। इसे तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो गोलकुंडा और बरार के मध्य जो है शत्रुता था, हालांकि शत्रुता सबके बीच में था, लेकिन इनके मध्य जो शत्रुता था वो थोड़ा सा अनोखा ही था। ठीक है, और इसके संबंध में याद रखिएगा, बाकी जो है जब आगे आप इन शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे तो एक दूसरे को जीत कर ये शामिल कर लेंगे आपस में। ठीक है, और बाद में मुगल शासन का हिस्सा बनेगा ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिएगा ये 5 क्षेत्र अगर आपको याद रह गया तो मध्य जो देखिए, अगर बेसिकली हम लोग मध्य भारत की इतिहास देखते हैं तो मध्य भारत के इतिहास में आपके दिमाग पे एक बात रहती है, सल्तनत काल उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य है। तो सल्तनत काल का 5 सीक्वेंस आपने पढ़ा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश आ गया, बातें खत्म हो गई वहां तक। ठीक है, लेकिन मोहम्मद जो तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके द्वारा जब जो बार बार दौलताबाद को बनाना और देवगिरी में जाकर राजधानी स्थापित करने से 2 घटनाएं घट गई दक्षिण की ओर। ठीक है, और इसी में से एक घटना घटी जिसको हम बोलते हैं बहमनी राज्य और
आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, अब इसी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बाद अगर हम जोड़कर देखते हैं तो यही आपका मध्य भारत का इतिहास है एक्चुअल में। ठीक है, और इसी मध्य भारत के इतिहास में युद्ध होता है जिसको हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं और या राक्षस संगड़ी का युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में बरार शामिल नहीं था, याद रख लीजिएगा। कभी भी ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा सुपरहिट क्वेश्चन है भारत के इतिहास का, अगर मध्य भारत से पूछा जाता है कि तालीकोटा के युद्ध में कौन सी शाखा शामिल नहीं थी बहमनी साम्राज्य की, तो बरार शामिल नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके मध्य शत्रुता थी उसकी? गोलकुंडा के मध्य। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे अभी बहमनी साम्राज्य जब आगे, अभी तो एक महत्वपूर्ण जगह पर है बहमनी साम्राज्य, मतलब एक पावरफुल तरीके से है, लेकिन जैसे जैसे एक कमजोर शासक की तरफ आगे बढ़ेगा ये, तो उसके बाद ये टूटने लगेगा शाखाओं में। ठीक है, अलग अलग शाखाओं में टूटने के कारण इसकी 5 शाखाएं बन जाती हैं, और 5 शाखाओं के कारण जो है गोलकुंडा का क्षेत्र अलग हो जाता है, बरार का क्षेत्र अलग हो जाता है, अहमदनगर अलग हो जाता है, और अहमदनगर के अलावा जो है आपका दो और क्षेत्र है आपका, एक है आपका बीजापुर और एक है बीदर। ठीक है, तो इसके कारण ये 5 क्षेत्र अलग हो जाएंगे और बहमनी साम्राज्य टूट जाएगा छोटे छोटे शाखाओं में। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य खत्म हो जाता है इसके बाद ये 5 शाखाएं रहती है। मुगल साम्राज्य के द्वारा जो है अकबर जो है सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण करता है और मुगल में मिला लेता है, यानी मुगल कालीन, क्योंकि उधर देखिए ये समय आ चुका है 1505 से 1565, तो 1526 से बाबर का समय चालू हो जाएगा। ठीक है, और इसी कारण से क्या होगा कि अब आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य जब अकबर का समय आएगा तो अकबर अहमदनगर में आक्रमण करके उसको जीत लेता है। इसके बाद कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन औरंगजेब जब पहुंचता है तो गोलकुंडा और बीजापुर को भी जीत लेता है वो। ठीक है, तो इसके बाद जो है पांचों के पांचों साम्राज्य जो है शाखाएं जो है अब कहां चली गई है? मुगल के पास चली जाती है। ठीक है, ये स्थिति आती है यहाँ पर की। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं होता है। दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत बनाया था। ठीक है, अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह, आगे आप अभी आधुनिक जब भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो निजाम शाह के बारे में या निजाम शाही के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पुत्री जमाली बीबी का विवाह जो है इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ था। हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी पुत्री चांद बीबी का विवाह जो है बीजापुर के अली आदिल के साथ किया था। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है, जब हम शाखाओं पे जाएंगे तो ये सब चीजें वापस दोबारा समझेंगे आप। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे, इसी के बाद जो है तुलु वंश में बस आपको तालीकोटा का जो थोड़ा सा युद्ध याद रखना है, वही बस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें। ठीक है, राम राय को घेर लिया गया। ठीक है, यानी कि तालीकोटा का जो क्षेत्र है, और उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, विजयनगर को अत्यधिक लूटा गया और विनाश के कगार पर पहुंचा कौन? विजयनगर की स्थिति खराब हो गई इसके बाद। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा बन्नी हट्टी की लड़ाई को सामान्यतः विजयनगर की महान युग का अंत माना जाता है। सेवेल जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, उसने ए फॉरगटन एम्पायर नामक एक पुस्तक लिखी है, इसको याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आज आपको। ठीक है, कि सेवेल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो याद रखिएगा ए फॉरगटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के तत्काल के बाद विदेशी यात्री सीजर फेडरिक जो है विजयनगर की यात्रा की थी एवं स्थिति का वर्णन दिया था। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखना है। तुलु वंश से संबंधित जो है, जैसे ही तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य थोड़ा सा शिकस्त हो जाता है, यानी कि हार जाता है, पराजित होता है, और उसके साथ ही उसका जो अंत है वो प्रारंभ हो जाता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो है सेवेल ने इसे, जिसने एक फॉरगटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, फॉरगटन ऑफ एम्पायर का नाम का एक पुस्तक लिखा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विदेशी यात्री कौन आता है? सीजर फेडरिक आता है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है और अपना वर्णन देता है उसमें। ठीक है, इतनी छोटी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी, थोड़ी सी आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो तालीकोटा का युद्ध जो है, इस युद्ध के पश्चात राम राय का भाई तिरुमल, ठीक है, तिरुमल याद रखिएगा राम राय का भाई था। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि सदस्य जो है राजा है। ठीक है, तो ये तिरुमल क्या करता है, इसको लेके चला जाता है कहां पर? पेनुकोंडा में। ठीक है, तो पेनुकोंडा आ जाता है और उसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश का अराबीडु का स्थापना कर दिया। इस तरीके से जो है सदाशिव जो है और तिरुमल जो है पेनुकोंडा चले जाते हैं, और पेनुकोंडा से एक नया वंश स्थापित होता है अराबीडु का। ठीक है, और ये चौथा वंश जो है विजयनगर साम्राज्य का, याद रखिएगा, जिसको अराबिडु या आरबिडु वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध के बाद तिरुमल ने क्या किया था 1570 में, याद रखिएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ है, और ये जब जैसे वहां से पलायन करते हैं या वहां से आ जाते हैं सदाशिव के साथ, तो सदाशिव की हत्या कर देता है तिरुमल, याद रखिएगा, जिसको लेके आया था उसको मार देता है और नया शासक बन जाता है और अराबिडु का नया वंश स्थापित हो जाता है इससे। ठीक है, अब याद रखिएगा पेनुकोंडा को राजधानी बनाया। वेंकट द्वितीय इस वंश का सर्वप्रथम शासक था और इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, और उस वंश का अंतिम शासक जो है रंग तृतीय था, और यहीं पर आपको मैंने बताया था आपको कि अराबिडु के बारे में 2 लाइन याद रखना है आपको। ठीक है, तिरुमल आया, ठीक है, और रंग तृतीय के साथ ही अंतिम शासक के तौर पर समाप्त हो गया। यही था आपका अराबिडु वंश। ठीक है,
तो इसका कारण थोड़ा समझिएगा। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से कमजोर हो गया। सदाशिव को लेकर तिरुमल जो है, ठीक है, तिरुमल जो है, जो राम राय जिसकी हत्या कर दी गई थी, तो तिरुमल जो है सदाशिव को लेकर आ गया। कहां? पेनुकोंडा में। और पेनुकोंडा लेके आया तो यहां से जो है सदाशिव को मारकर उसने क्या कर दिया, एक नया साम्राज्य स्थापित किया जिसको कहा गया है अराविडु वंश। ठीक है, याद एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक से दो बार पढ़ेंगे तो आपको देखिए कैसे याद करना है। इसको याद करने का तरीका यही है कि आप ऐसे याद रखें कि विजयनगर साम्राज्य के जो 4 राजवंश है उसका क्रम एक बार याद रखें। ठीक है, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु। इसके बाद जो भी शासक इनको बनाने वाला है, जैसे संगम वंश को किसने स्टार्ट किया था, तो हरिहर बुक्का ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आपका तुलु वंश की बात करेंगे, सुलु वंश की बात करेंगे तो सालू नरसिंह, ठीक है, नरसिंह सालू। ठीक है, और उसके बाद तुलु वंश की बात करेंगे तो वीर नरसिंह। ठीक है, और वीर नरसिंह के बाद अगर आप बात करेंगे अराविडु को तो तिरुमल ने स्टार्ट किया था। बस देखिए कितना आसान है, लेकिन बस आपको एक से दो बार दोहराना है इसको। तो फिर आप देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, भारत के इतिहास जो है एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है। ठीक है, इसको जब तक रिकॉल 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 सिस्टम पे लेकर नहीं आएंगे तो याद नहीं रहेगा। देखिए तालीकोटा का युद्ध आज नहीं 7 दिन तक आपको याद रहेगा। तालीकोटा का युद्ध 7वें दिन से 8वें दिन के बाद जो है ताली से कुछ और बनने लगेगा, थाली। ठीक है, और उसके बाद धीरे 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 ये खत्म होने लगेगा। लेकिन अगर आप 7 दिन के अंदर रिकॉल कर लेते हैं, ये तालीकोटा का युद्ध आपको याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए कभी कभी यही पूछा जाता है कि भारत में निम्न युद्ध का क्रम व्यवस्थित करें। अब आपके सामने आ जाएगा पानीपत का युद्ध, तो 1526 का समय आ जाएगा, उसको पहले लेंगे। तालीकोटा का युद्ध उसके बाद लेंगे क्योंकि ये 1565 का समय है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्रम से अगर युद्ध का टाइम याद रहेगा तो बड़े बड़े युद्ध का क्रम भी व्यवस्थित कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे आपको याद करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो रंग तृतीय जो है अंतिम शासक था यहाँ पर, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कुछ हम इसके प्रशासन के बारे में बात करेंगे। विजयनगर के प्रशासन के बारे में देखिएगा कि विजयनगर का राज्य जो है, ठीक है, विजयनगर के राजा जो होते थे, इसको सलाह देने के लिए कौन होता था? मंत्री का एक परिषद होता था। सामान्य तौर पर आप लगातार ये पढ़ते आ रहे हैं कि राजा तो होगा ही, उसका एक मंत्री परिषद भी होता था जो उसको सलाह देता था। ठीक है, और इसमें राज्य का प्रमुख सरदार हुआ करता था। ठीक है, राज्य जो है किसमें बटा हुआ होता था? मंडलम, याद रखिएगा। मंडलम को राज्य भी कहा जाता था, और मंडलम के नीचे होता था नाडु, जिसको जिला कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद स्थल, उप जिला और ग्राम होता था सबसे छोटा इकाई। ठीक है, तो सबसे पहला होता था मंडलम, नाडु, उप जिला और फिर उसके बाद ग्राम। ठीक है, प्रशासन की इकाई है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा प्रांतीय शासक को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी, यानी प्रांतीय जो शासक होते थे उनको अपना पावर अपने पास होता था, यानी कि वो जो है अपने स्तर पर, ठीक है, अपने पावर का यूज कर सकते थे। इसे कहते हैं हम लोग इसको स्वायत्तता। ठीक है, यानी कि स्वशासन का तरीका होता था कि अपने क्षेत्र में खुद ही वो शासन करेगा। ठीक है, वह अपना दरबार लगाता था और अपने अधिकारी की नियुक्ति करता था, अपनी सेना रखता था। ठीक है, तो प्रांतीय जो क्षेत्र था, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, राजा बना। राजा के नीचे जो होंगे प्रांत होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, तो मंडलम कहेंगे। राजा जो है, ठीक है, ये पूरा देश का राजा हो गया, उसको देश कहेंगे। देश के नीचे क्या होगा? मंडलम होगा। मंडलम के नीचे क्या होगा? नाडु होगा। नाडु के नीचे क्या होगा? उपजिला होगा। और उपजिला के नीचे क्या होगा? ग्राम होगा। सीक्वेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर देखिएगा, जो प्रांत के जो शासक होते थे उसको सरदार कहते थे यहाँ पर। ठीक है, जो प्रांत हो गए, मंडलम जो हो गए, प्रांत हो गया, और प्रांत के शासक कौन होंगे? सरदार होंगे। ठीक है, अब इन सरदारों का अपना एक स्वायत्तता होता था और ये अपना दरबार खुद लगाते थे। इवन इनके द्वारा जो है सेना भी रखी जाती थी। ठीक है, राजा सैनिक सरदारों को अमरम या पालीगार कहते थे। ठीक है, तो देखिएगा निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। और जैसे इसको आपने सल्तनत काल में भी पढ़ा है। सल्तनत काल में पढ़ा था आपने कि राजा के द्वारा जो है अमीरों को इक्तादारी दिया जाता था। तो इक्तादारी क्या है? ये भी प्रांतीय तरीका था कि राजा को जो राजा के नीचे जो इक्तादार होते थे सल्तनत काल में, उनको भूमि दे दिया जाता था। अमीर लोग थे ये। ठीक है, फिर कर वसूल करके राजा को मिलता था। वही सेम चीज देखेगा कि राजा सैनिक सरदारों को अमरम या पालीगार निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। ठीक है, और इसे पल्फूगार या पोलीगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े वाले सैनिक और हाथी सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से समझिएगा कि ये जो है सूबेदार के तरीके से काम करते थे और साथ ही साथ अमीर हुआ करते थे, क्योंकि इनके पास जो है राजस्व के लिए सैनिक व्यवस्था भी थी और राजस्व की इकाइयां भी थी इसमें। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, विजयनगर के प्रशासन में याद रखिएगा फसल, मिट्टी की किस्म, सिंचाई विधि आदि के अनुसार राजस्व के दरों में बहुत अंतर होता था। ठीक है, विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगने वाला कर, ठीक है, पेशागत कर, सैनिक कर, मुसीबत के दिनों में जो सैनिक कर होते थे, और विवाह कर भी आदि लगते थे। ठीक है, यानी ये सभी कर लगते थे, उस पर याद रखिएगा। इसमें संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स जो होता था सामान्य तौर पर,
पैदावार की बिक्री पर कर, ठीक है, यानी कि जो आप कृषि करते हैं, ठीक है, तो कृषि पर जो पैदावार होता है उसको बिक्री करने पर कर लगता था। जैसे आपने पैदा किया धान गेहूं कुछ भी, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, तो उसके बाद उसको रख लिया तो उस पर कर नहीं लग रहा है, उसको जब बेचने जाएंगे तो कर लगता था, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा पेशागत, ये होता था जैसे बढ़ई हो गए, ठीक है, जो भी पेशागत जो कर होता था वो बढ़ई जैसे या लकड़ियों पर लोहे पर काम करने वाले, ठीक है, तो ये सभी पर क्या होता था, पेशागत कर लगता था। सैनिक कर तभी लगेगा जब मान लीजिए कि साम्राज्य में कोई मुसीबत आ गई है और आपको सैनिक की आवश्यकता पड़ गई है, ठीक है, तब सैनिक कर लगेगा, ठीक है। मुसीबत के समय हमेशा याद रखिएगा, मुसीबत के समय ही सैनिक कर लगते थे, क्योंकि इसका कारण था कि आपको सैनिकों की संख्या उस समय बढ़ानी पड़ती थी, ठीक है। और ऐसे केस में देखिए, अगर राजा जो है शांति प्रिय है, लड़ाई कहीं नहीं करता, तो सैनिक की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है, तो उसको पालने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर साम्राज्य में बार बार आक्रमण होता है, अपनी सुरक्षा के लिए बात होगी, तो आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, सैनिक रखेंगे, और सैनिकों को पैसा देना पड़ेगा, यानी सैनिक कर भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे ऐसी स्थिति में एक तरीके से सुरक्षा कर आप कह सकते हैं इसको। सैनिक कर क्या था, एक तरीके से सुरक्षा कर था, ठीक है। और विवाह कर याद रखिएगा, विवाह करने पर भी कर दिया जाता था, ठीक है। ये सामान्य तौर पर आपको लगेगा अटपटा, लेकिन बेसिकली क्या होता था कि आज के समय में आप देखे होंगे कि आज की बात करें हम लोग, तो सामान्य रूप से देखिएगा, हम जो तीन फैमिली के तौर पर बटे हुए हैं, ठीक है, यानी निम्न फैमिली जहां पर पैसे की इकाइयां बहुत कम है, ठीक है, और उसी प्रकार मीडियम जो फैमिली होती थी, मीडियम वर्ग की जो फैमिली होती थी, ये थोड़ा सा लगभग थोड़ा ऊंचा होता है, यानी कि 5 से 10 लाख के बीच में अपने शादी पे पैसे खर्च कर डालते हैं। और अब आते हैं तीसरे नंबर के जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, विराट कोहली की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर बड़े ऐसे लोग की बात करते हैं जो अपने शादी पर खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पैसे का जो खर्च है, भोजन का जो खर्च है, उस पर भी टैक्स लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति के अनुसार ये जो विवाह कर है उसी तरीके की इकाइयों में होता था, ठीक है। मतलब आपने अगर आज के टाइम के विवाह कर की बात देखी होगी, तो आज के समय भी विवाह कर लगता है कुछ कुछ देशों में, ठीक है। तो ये टैक्स किस तरीके का होता है, ये शादी का टैक्स नहीं है या मैरिज टैक्स नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो इस बात को तय कर दिए हैं कि हमारे समाज में अब इस तरीके का फुल्लड़बाजी नहीं किया जाएगा, दिखावा नहीं किया जाएगा। एक सामान्य रूप से आपको एक जो जगह दी जाएगी वहां विवाह करना है, विवाह का एक सांस्कृतिक पर्व जैसा आप इसको मनाएंगे, और साथ ही साथ इसको यादगार बनाने के लिए जो आप कम खर्च में जिसका जो ज्यादातर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विवाह में भोजन बनाया गया, भोजन में कितने लोग पहुंचे कितने लोग नहीं पहुंचे, और उसके बाद भोजन कहाँ चला गया, बर्बाद हो गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा नुकसान होता था, तो इसके बीच में जो है ये टैक्स लगाया गया था, विवाह टैक्स जो है ये कहलाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखिएगा 16वीं सदी का यात्री, कल मैंने आपको बताया था निकोटीन के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जमीन आबादी से भरी हुई थी, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे बहुत दयनीय अवस्था में थे, जबकि सरदार लोग अत्यधिक समृद्ध एवं विलासिता का जीवन जीते थे, ठीक है। तो ऐसे संबंध ये बताया गया है किसके द्वारा, निकोटीन के द्वारा, जो है 16वीं सदी का यात्री था ये, ठीक है। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में शहरी जीवन का विकास हुआ तथा वाणिज्य व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है। बहुत से शहर मंदिरों के आसपास विकसित हुए, मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे तथा तीर्थयात्रियों को प्रसाद, ईरान की सेवा, पुजारियों के निर्वाह आदि के लिए खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती थी। मंदिर बहुत ही समृद्ध थे, ये मंदिर आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे, ठीक है। तो सामान्य तौर पर अगर आज आप कह सकते हैं ना कि धर्म इतना क्लिष्ट क्यों हो गया है, तो इसका कारण है कि आज से जो 2000 साल में जो घटनाएं घटी है हमारे भारत के संबंध में, मंदिरों में, मस्जिदों में, या फिर धार्मिक रूप से, वो आज का असर नहीं है, वो पहले उस समय से इतिहास का क्रम है, जो आज हम देखते हैं कि मंदिर या धर्म को लेकर लोग कट्टरवादी क्यों हो जाते हैं, इसका क्रम जो है आज का नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा आगे इसके बाद, ये था आपका प्रशासन के तौर पर, ठीक है। तो अब देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन देखा आपने, और उसके संबंध में जो भी बातें आपने देखी है, जिसमें 4 वंशों के बारे में पढ़ा, तालीकोटा का युद्ध देखा, ठीक है। तो उस संबंध में केवल इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके संबंध में आपको मैंने अभी तालीकोटा के युद्ध से संबंध से 2 क्वेश्चन बताया है, ठीक है। एक तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था और किसके साथ हुआ था, और इसमें किसने भाग नहीं लिया था, ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। कि तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था, और इसमें बरार जो है भाग नहीं लिया था, और इसमें जो है बहमनी साम्राज्य के 5 शाखाओं में से जो 4 शाखाएं थी ये युद्ध में शामिल हुई थी, और इधर विजयनगर साम्राज्य जो है ये शामिल हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, तालीकोटा का युद्ध जैसे ही हो जाता है, उसके बाद जो है अब जो तुलु वंश था, इसके जो राजा थे सदाशिव जो है, इसका जो पावर था वो किसके पास था, राम राय के पास था, ठीक है। राम राय का जो भाई था तिरुमल जो है,
ये सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा चला जाता है। पेनुकोंडा जाने के बाद ही क्या होता है कि वहां पर सदाशिव को मार दिया जाता है और तिरुमल जो है अराविडो वंश का स्थापना कर देता है। और उसके बाद जो है अंतिम शासक वहां पर रंग तृतीय है, याद रख लीजिएगा। यही कहानी आपको अराविडो या फिर पूरे क्रम से याद करना है, ठीक है। और प्रशासन की बात करेंगे तो सामान्य तौर पर बस अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि समृद्ध समाज, ठीक है, यानी कि व्यापारिक स्थिति मजबूत थी, लेकिन गांव में रहने वाले जो लोग थे उनकी हालत थोड़ी खस्ती थी, ठीक है। यानी ये जो है थोड़े से दयनीय स्थिति में थे, किसके अनुसार? तो नितिकिन के अनुसार, याद रखिएगा, निकितिन के अनुसार, ठीक है। तो 16वीं सदी का यात्री जो है आया था भारत की तरफ और विजयनगर साम्राज्य में उसने यात्रा की, तो उस संबंध में ये बोलता है कि जो वाणिज्य और व्यापार था समृद्ध था, टैक्स लिए जाते थे, ठीक है। टैक्स थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि टैक्स कौन कौन से लिए जाते थे इसमें, ठीक है। संपत्ति कर लिए जाते थे, विवाह पर कर लिए जाते थे, सैनिक पर कर लिए जाते थे, ठीक है। मुसीबत पड़ने पर जो सैनिक कर लिया जाता था वो मुख्य तौर पर लिया जाता था, ठीक है। बिक्री कर लिए जाते थे, यानी उत्पादन में बिक्री कर, पेशागत कर होता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स जो है इस समय वसूले जाते थे, यानी राजस्व का इकाई मजबूत था इस समय, ठीक है। क्योंकि देखिए टैक्स आप वहीं पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पर उत्पादन हो रहा हो। और याद रखिएगा उत्पादन का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था उसे कहते थे रायचूर, ठीक है, रायचूर। अब ये रायचूर को थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो आप जो है इस बात को याद रखिए कि रायचूर का जो क्षेत्र था, तो हमने पढ़ा था कि कृष्णा नदी का क्षेत्र, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो कृष्णा नदी का क्षेत्र था यहाँ पर। और यहीं से है आपका तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र। तो इसके मध्य मैंने बताया था कि दो आप क्षेत्र है, ठीक है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य यहीं पर है आपका रायचूर दो आप क्षेत्र, रायचूर दो आप क्षेत्र। तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का लड़ाई का या युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी रायचूर दो आप क्षेत्र था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे एक मतलब रैंडमली पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है ये कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा रायचूर दो आप क्षेत्र, ठीक है। कभी कभी दो आप क्षेत्र, अगर देखिए दो आप लिख दिया मतलब आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। केवल लिखिएगा रायचूर क्षेत्र, तो भी याद रखिएगा कि ये जो है सबसे ज्यादा उत्पादन, क्योंकि देखिए इस समय जो है ना आपका बहुत ज्यादा व्यापार नहीं है, मतलब इतना लेवल पर व्यापार नहीं है कि आप कृषि पर आधार छोड़ दें, ठीक है। आपके पास जो मुख्य राजस्व का इकाई है वो है कृषि ही है। और याद रखिएगा मध्यकाल में जो भी वृद्धि या समृद्धि है, ठीक है, पैसा है, धन दौलत है, जो भी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कृषि पर ही डिपेंड कर रहा है। तो कृषि के कारण ही ये राजा जो है, शासक जो है, ये मुख्य तौर पर शासन करते थे, या फिर इनका कर का जो सबसे बड़ा भार था वो कृषि ही था, ठीक है। यानी अगर कृषि अगर कमजोर होती तो राजा या शासक भी कमजोर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मुख्य कारण क्या है? तो राजस्व का कृषि, याद रखिएगा, ठीक है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा कृषि के लिए लड़ाई होती थी यहाँ पर रायचूर क्षेत्र के लिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिएगा, नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य, याद रखिएगा। तो देखिएगा मैं आपको फिर से दोहराता हूं, समझिएगा बहमनी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर अब घटना यही है कि दो साम्राज्य एक साथ विकसित हुए थे, लगभग थोड़े आगे पीछे अगर आप बात करें 1336 के समय जो है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, हरिहर और बुक्का के कारण। और यहां पर देखिएगा अब बात यहां पर ऐसी है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद जो क्षेत्र है यहां पर बार बार क्या करता था? आक्रमण कर रहा था। तो आक्रमण करने के साथ ही यहां पर के क्षेत्र को जीत लिया था उसने, ठीक है, देवगिरी को राजधानी बना दिया था उसने, ठीक है, देवगिरी से राजधानी बनाया था, दिल्ली ट्रांसफर किया था देवगिरी को। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, कुछ मुस्लिम शासक जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन प्रणाली से नाखुश हो गए, ठीक है। और नाखुश होने के साथ साथ अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करने लगे, ठीक है, क्योंकि जो जनता थी उस समय की जो प्रजा थी वो भी खुश नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो अमीर सरदार हुआ करते थे वो उनमें से हर क्षेत्र जो है धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगा? स्वतंत्र घोषित करने लगा। और इसी क्षेत्र में याद रखिएगा अहमदनगर का जो क्षेत्र है, ठीक है, अहमदनगर का जो क्षेत्र है उसको हम ऐसे याद रखेंगे कि भारत का, ठीक है, उत्तर की ओर का क्षेत्र बरार और दक्षिण की ओर का क्षेत्र जो है कृष्णा नदी का क्षेत्र है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बरार से कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी मुस्लिम जो अमीर सरदार थे उसमें से एक व्यक्ति है जफर खां, ठीक है, नाम याद रखिएगा जफर खां, ठीक है, जफर खां, जिसे हसन गंगू के नाम से भी कल मैंने बताया था आपको, हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर एक स्वतंत्र जो पूरा का पूरा शासन है इस प्रणाली को स्वतंत्र करता है और बहमनी साम्राज्य या फिर बहमन शाह की उपाधि धारण करता है। याद रखिएगा बहमन शाह की उपाधि धारण करता है और इस साम्राज्य को कहा जाता है बहमनी साम्राज्य। फिर से दोहराता हूं, देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन काल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन काल में, ठीक है, दक्षिण भारत की ओर जो है
उसके प्रशासन से नाखुश होकर, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन से नाखुश होकर दक्षिण भारत के जो लोग हैं, ठीक है, अमीर जो सरदार थे या मुस्लिम जो सरदार थे, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और ऐसे में ही एक व्यक्ति है जफर खां, ठीक है, जिसे कहा जाता था हसन गंगू, उसने भी अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर लिया और बहमन शाह का उपाधि धारण किया, और इसके कारण इस साम्राज्य को कहा जाता है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इस तरीके से बहमनी साम्राज्य जो है ये भारत के क्षेत्र में, याद रखिएगा, बरार के क्षेत्र से कृष्णा नदी के मध्य के क्षेत्र को बहमनी साम्राज्य कहा गया है, और इस साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा, बहमनी साम्राज्य का जो इतिहास है इसके बारे में यहां पर आप समझेंगे। ठीक है, लगभग 1347 से 1565 तक का समय जो है बहमनी साम्राज्य का रहा है, क्योंकि तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है, ठीक है, जैसे युद्ध होता है उसके बाद चीजें अलग अलग हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, तो ये देखिएगा यहाँ पर उत्तर की ओर जो है, उत्तर की ओर का अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बरार का क्षेत्र है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बरार का क्षेत्र। अब इसके ऊपर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर कौन है, दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत अभी ऊपर में है बसा हुआ। और दक्षिण की ओर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, कृष्णा नदी दिख रहा है आपको यहाँ से, तो ये कृष्णा नदी का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये जो कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं बहमनी साम्राज्य। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है देखिएगा, बीदर, ठीक है, दौलताबाद, देवगिरी का क्षेत्र, ठीक है, गोलकुंडा, वारंगल का क्षेत्र, ठीक है, और उसके बाद अहमदनगर और बरार का क्षेत्र। इस तरीके से जो चार प्रांत है उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें देखिए अभी नया नया साम्राज्य स्थापित कर रहा है ये, और जब कोई राजा नया साम्राज्य स्थापित करता है तो उसके दिमाग में एक प्री प्लान बनता है, और उस प्री प्लान में एक चीज शामिल होता है कि अभी दुश्मन ज्यादा मोल नहीं लेना है, क्योंकि अभी अभी साम्राज्य स्थापित कर रहा हूं मैं, शासन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और ऐसी स्थिति में अगर मैं पहले से दुश्मनी कर लेता हूं तो मेरे को मारकर फिर क्या कर लेंगे, ये जगह छीन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, सही शूरता लाता है। ठीक है, हालांकि ये मुस्लिम साम्राज्य था, लेकिन इसके बाद भी ये हिंदुओं के साथ जो है जजिया कर नहीं लेता था। ठीक है, तो जजिया कर जो है कि एक धार्मिक धार्मिक कर था। ठीक है, तो उसको जो है याद रखिएगा, जो गैर हिंदू धर्म के थे, गैर मुस्लिम धर्म वाले जो थे, ठीक है, मैं गैर मुस्लिम धर्म वाले जो थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। बाकी दिल्ली सल्तनत में ऐसा चलता था, यहां पर इसने कोई कर नहीं लिया, जजिया कर अप्लाई नहीं किया इसने। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा, इसके साथ ही अपने साम्राज्य को, ठीक है, बहमनी साम्राज्य को चार प्रांतों में बांट दिया था इसने। ठीक है, याद रखिएगा, चार प्रांतों में जो बांटा था उसमें था आपका बरार क्षेत्र, आपका अहमदनगर, और दौलताबाद, ठीक है, और गोलकुंडा का क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से चार प्रांत बांट दिए थे, याद रखिएगा। चलिए एक एक करके थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखिएगा, बहमनी साम्राज्य में जफर खां, ठीक है, या फिर हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से, बहमन शाह इसकी उपाधि थी, याद रखिएगा, इसने उपाधि ली थी। ठीक है, बहमनी शासक बना, और राजधानी किसको बनाया, गुलबर्गा को, याद रखिएगा, इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको दो राजधानी बदलता हुआ नजर आएगा, एक आपका बीदर और आपका गुलबर्गा, ये दो राजधानी हमेशा बनेगी बहमनी साम्राज्य के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, गुलबर्गा और बीदर। ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखेंगे गुलबर्गा को, कि जफर खान ने या हसन गंगू ने किसको राजधानी बनाया था, गुलबर्गा को। ठीक है, याद रखिएगा, उसके सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित था। ठीक है, इसने संपूर्ण साम्राज्य को चार प्रांतों में बांटा था, देखिए, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। ठीक है, याद रखिएगा, गुलबर्गा का क्षेत्र, दौलताबाद का क्षेत्र, और बीदर का क्षेत्र और बरार का क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से चार प्रांत कैसे शासन करने की स्थिति से। ठीक है, इसने भी यही किया था कि यहाँ सूबेदार बैठा दिए थे। एक्चुअल में ये चार प्रांत है, और चार प्रांतों में क्या कर दिया था, याद रखिएगा, सूबेदार को बैठा दिया था, और सूबेदार क्या करते थे, कर वसूल करके इसको देते थे। ठीक है, तो सभी जगह पर राजा यही करते हैं, प्रांतों में कोई ना कोई व्यक्ति बैठा दिया जाता है, और उसके बाद वो शासन करते हैं और राजा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा चार क्षेत्र याद रखिए, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर, बीदर और बरार क्षेत्र। ठीक है, इसमें विभाजित किया गया था। अब देखिएगा, इसके बाद जो है शासक होता है कौन, मोहम्मद शाह, याद रखिएगा प्रथम। ठीक है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के समय आप याद रखेंगे कि मुदगल के किले पर विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था। इसको आप याद रख लेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसको क्यों याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले उत्तर भारत में तोप खाना का या तोप का प्रयोग कब हुआ था, तो पानीपत के पहले युद्ध में आपने पढ़ा है, तुगलका पद्धति आपने पढ़ा। ठीक है, तो पानीपत के पहले युद्ध में तोप खाने का प्रयोग हुआ है, ये याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत में पहली बार, दक्षिण भारत में तोप खाने का प्रयोग कब हुआ था, तो आपके पानीपत के युद्ध से पहले ही हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे
कि 1367 में मुदगल के किले पर विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध करते हुए तोपखाना, अच्छा ये तोपखाना मतलब तोप नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तोपखाने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक सामान्य तौर पर कम स्तर पर बारूद का प्रयोग, ठीक है। तो बारूद का प्रयोग कम स्तर पर किया गया था, ऐसा नहीं जैसे उस जगह पर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ऐसा युद्ध नहीं था ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि बारूद का प्रयोग किया गया। तो पहली बार दक्षिण भारत में बारूद का प्रयोग कब हुआ है, तो ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, कि दक्षिण भारत में पहली बार किस शासन के समय या किसके शासन काल में बारूद का प्रयोग किया गया है या तोपखाने का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य के महमूद शाह प्रथम के समय, ठीक है, महमूद शाह प्रथम के समय जो है बारूद का या तोपखाने का प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रहेगा महमूद शाह के समय। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं कि महमूद शाह प्रथम के बाद महमूद शाह द्वितीय भी आता है, ठीक है। लेकिन उसके शासनकाल में वो थोड़ा सा क्या था, धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था, ठीक है, थोड़ा शांतिप्रिय व्यक्ति था। उसके समय जो है कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, ये याद रखना है आप, ठीक है। महमूद शाह द्वितीय के समय जो है किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए आप उसको थोड़ा सा बस एक लाइन में याद रखेंगे कि महमूद शाह द्वितीय जो था इसके समय विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ, शांति प्रिय जो है इसका शासनकाल रहा, ठीक है। एक लंबे शासनकाल के दौरान भी इसके मध्य जो है कोई युद्ध नहीं रहा था, ठीक है, इतना केवल याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय, ठीक है, 1407 से 1442 का समय, 22 का समय है, ठीक है। फिरोज शाह विद्वान, विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। वह अपनी पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करता था। उसने खगोल शास्त्री के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला, ठीक है, निर्माण करवाया था। उसने अपने छोटे भाई अहमद शाह के पक्ष में 1422 ईस्वी में राज सिंहासन का त्याग कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, फिरोज शाह के समय की बात याद रखिएगा, ठीक है, कि ये विद्वान था, ज्ञाता था, ठीक है, और अपनी पत्नियों से अलग अलग भाषाओं में बात करता था, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है दौलताबाद में याद रखिए खगोल शास्त्री के अध्ययन करने के लिए इसने क्या किया था, वेधशाला यानी लैब का निर्माण कराया था, याद रखिएगा इसे वेधशाला कहा जाता है, ठीक है। और लैब का निर्माण कराया इसने और अपने छोटे भाई को अपना सिंहासन दे दिया और 1422 में अपना सिंहासन छोड़ दिया था इसने, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा सिंहासन के संबंध में, ठीक है। अब देखिएगा इसके बारे में जो एक लाइन और आपको याद रखना है, ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में देखिए, नाम याद रखिएगा फिरोज शाह, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि इन लोग का जो क्षेत्र है यानी बहमनी साम्राज्य का जो क्षेत्र है दक्षिण में कहां तक है, कृष्ण नदी तक है, ठीक है, और उत्तर में कहां तक है, बरार तक है, ठीक है, बरार से दक्षिण में कृष्ण नदी तक, ठीक है। तो यहीं पर देखिएगा इसकी एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं भीमा नदी, ठीक है। दक्षिण की ओर तुंगभद्रा है, उत्तर की ओर क्या है, भीमा नदी है। भीमा नदी के तट पर इसने फिरोजाबाद एक नगर बसाया था, याद रखिएगा, आपको याद रहेगा फिरोजाबाद एक नगर बसाया था किसने, फिरोज शाह ने। देखिए दोनों का नाम आपको कंफ्यूजन होगा, दिल्ली सल्तनत में भी एक व्यक्ति ने फिरोजाबाद बसाया था, ठीक है, और इसने भी फिरोजाबाद बसाया है। तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, याद रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत का है। दिल्ली सल्तनत वाले ने फिरोजाबाद बसाया था, ठीक है, और यहाँ पर फिरोज शाह केवल ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है ये भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर को बसाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके संबंध में आपको इतना थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर को बसाया था इसने, ठीक है। अब देखिएगा यहां तक क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो इसने जो है अपने इच्छा मुताबिक अपने छोटे भाई के लिए जो है अहमद शाह के लिए अपना पद जो है त्याग दिया और सिंहासन छोड़ दिया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन के तौर पर याद रखिएगा फिरोजाबाद शहर किसने बसाया है, भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह ने, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ठीक है। तो वही अहमद जो उसका छोटा भाई था, उसने शासन छोड़ा, ये शासन पे आ गया 1422 से। तो देखिएगा सूफी संत गेसुदराज, ठीक है, सूफी संत गेसुदराज से संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। वारंगल द्वारा देवराय प्रथम को सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है, तथा साम्राज्य के विस्तार होने के कारण गुलबर्गा की जगह बीदर को राजधानी बनाया और इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया था, ठीक है। तो इसके संबंध में एक बात याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, किस शासक ने, ठीक है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी गुलबर्गा से बीदर, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अहमद शाह,
अहमद शाह ने राजधानी परिवर्तित कर दी, गुलबर्गा से बिदर कर दिया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको दो ही बात याद रखनी है, राजधानी गुलबर्गा, दूसरा बिदर याद रखना है। तो बिदर परिवर्तित किसने किया था? अहमद शाह ने किया था, याद रखिएगा। और अहमद शाह के बारे में एक लाइन और याद रखिएगा कि इसने जब बिदर पे राजधानी परिवर्तित की तो इसका नाम भी बदल दिया, उसका नाम बोल दिया महमूद शाह, महमूदाबाद। ठीक है, महमूदाबाद जो है, देखिएगा, तो महमूदाबाद जो है, मोहम्मदाबाद याद रखिएगा, इस तरीके से नाम रख दिया था इसने, बिदर का नाम परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में याद रखिएगा कि किसने राजधानी बदली और उसका नाम बदल दिया, तो अहमद शाह ने राजधानी बदली और साथ ही साथ नाम बदल दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, बहमनी साम्राज्य के समय जो है, अब एक व्यक्ति आता है, इसका नाम है, लगभग 3 साल के लिए शासन होता है, याद रखिएगा, हुमायूं भी है इसमें। ठीक है, तो हुमायूं जो है 3 साल के लिए शासन करता है, और याद रखिएगा सबसे क्रूर शासक, यानी बहमनी साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक के तौर पर, आप इसको लाइटली याद रखें या फिर क्वेश्चन के तौर पर याद रखें, दोनों याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बहमनी साम्राज्य में सबसे क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता है किसको? हुमायूं को। इसीलिए याद रखिएगा इसे जालिम शाह भी कहा जाता है। जालिम बोलते हैं ना, जालिम कहीं का, तो उसका मतलब ये है कि इसे जालिम शाह कहते हैं क्योंकि क्रूरता के कारण, इसकी निर्दयता का अंत नहीं था, मतलब ये इस हद तक क्रूर था कि इसे लोग जालिम कहने लगे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका नाम पड़ा था दक्कन का हीरो। ठीक है, तो ये हीरो टाइप का हीरो नहीं था, ये विलन टाइप का हीरो था। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा, इसके बाद आता है निजाम शाह। तो निजाम शाह के संरक्षक के रूप में, ठीक है, मखदूम बेगम, ख्वाजा जहां और ख्वाजा गवां की एक परिषद का निर्माण हुआ था, इसके हाथों में वास्तविक सत्ता थी। ठीक है, अब केवल थोड़ा सा याद रखिएगा, निजाम शाह जो है इसके बाद आया था, किसके बाद? आपका हुमायूं के बाद। ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3 साल, 2-2 साल या 6-6 महीने के लिए आए हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के संबंध में एक बात और याद याद रखना है आपको। ठीक है, कि जैसे ही ये जो शासककार है, मतलब ये जो शासक है, इनके वैल्यू ज्यादा नहीं है, यानी कि ये बहुत कम समय के लिए शासन करते हैं। ठीक है, तो इसके समय की बात अगर हम आगे याद रखें, तो जहां तक मैंने आपको क्वेश्चंस लेकर चला है वहां तक थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, महमूद जो मोहम्मद द्वितीय था, मैंने उसके संबंध में बताया था आपको कि मोहम्मद द्वितीय जो है ये शांति प्रिय शासक था, इसके समय कोई आक्रमण नहीं हुआ था। इसके बाद आता है मोहम्मद तृतीय। ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां का मंत्री बना, और इसके समय में ईरानी व्यापारी महमूद गवाह, ठीक है, याद रखिएगा, बहमनी के सुल्तान की कृपा प्राप्त करके महमूद गवाह जो है मालिक तुजार की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक ईरानी व्यापारी जो है इस शासनकाल में आया था। ठीक है, और इसका नाम था महमूद गवाह। तो याद रखिएगा, ये जो है महमूद तृतीय जो है, ठीक है, मोहम्मद तृतीय जो है, इस पर थोड़ा सा कृपा करता है और इसको जो है मलिके तुजार की उपाधि देता है। तो याद रखिएगा, इस समय जो है ये उपाधि थोड़ी सी वैल्यू करती है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एसएससी में आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मलिक के तुजार की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद तृतीय ने दी, मोहम्मद शाह तृतीय ने दी थी। किसको दी थी? तो एक ईरानी व्यापारी महमूद गवाह को दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा छठवां क्वेश्चन के तौर पर याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर जो है उसकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत होती है, लेकिन अब जैसे देखिएगा, इसके शासनकाल में अराजकता की स्थिति बनी रही। ठीक है, प्रांतीय सूबेदार अपने को स्वतंत्र करने लगे, और इसके पश्चात महमूद शाह के उत्तराधिकारी कासिम उल मुमालिक के हाथों में कठपुतली बने रहे। ठीक है, तो जैसे ही महमूद शाह के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, तो उत्तराधिकारी जब आते हैं यहाँ पर, तो उसमें याद रखिए कासिम उल मुमालिक जो थे, इनके हाथ में, मुमालिक के शब्द के मैं आपको बता दूं कि मुमालिक वो होते थे, ठीक है, जो शासन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ये मुमालिक कौन थे? आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में हम क्या पढ़ते थे मुमालिक के संबंध में? तो राजस्व कर को मुक्त राज जो है, मुक्त राज आपने पढ़ा था कि राजस्व के कर को वसूलने के लिए मुक्त राज स्थापित किए गए थे। ठीक है, वैसे ही जो अमीर सूबेदार थे, ठीक है, जो सूबेदार थे या अमीर सरदार थे, उनको कहा जाता था कासिम उल मुमालिक। ठीक है, और ऐसे केस में याद रखिए कि जो उत्तराधिकारी थे, ये इन्हीं के कठपुतली के तरीके से रहते थे। ठीक है, कठपुतली मतलब अब शासन जो है किसके हाथ में चला गया? कासिम उल मुमालिक के हाथ में चला गया, सरदारों के हाथ में चला गया है, जबकि वास्तविक सत्ता जो है ये महमूद शाह के हाथ में थी। ठीक है, तो दोनों स्थिति में याद रखिएगा, उत्तराधिकारी को कौन चला रहा है? कोई और चला रहा है, और शासक जो है महमूद शाह है वास्तविक सत्ता के तौर पर। ठीक है, इसका मतलब ये समझिएगा कि इसमें जब कभी भी आपने एक नोटिस किया होगा कि एक परिवार है, परिवार में पिता जो है एक मजबूती तौर पर परिवार को चला रहा है, लेकिन उसके पुत्र जो है ये किसी और की बात सुनते हैं, तो ऐसे में परिवार में क्या होता है? धीरे धीरे विग्रह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी परिवार जो है एक दूसरे की बात मानना बंद कर देते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं शासक को कहीं ना कहीं हानि होती है। ठीक है, और इसका नुकसान जो है इसको भुगतना पड़ता है। देखिएगा,
अब देखिए कासिम उल मलिक की मृत्यु के पश्चात सत्ता उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में चली गई थी, ठीक है। और इस तरीके से जो है अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, मतलब लालची के तौर पर जाना जाता है, इसलिए इसको लोमड़ी कहा गया था, याद रखिएगा। नाम है अमीर उल बरीद, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब आता है कलीमुल्ला शाह, याद रखिएगा। यह बहमनी का अंतिम शासक था, याद रखिएगा, जिसने अपने राज्य को बचाने हेतु बाबर से सहायता मांगी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने राज्य को बचाने के लिए इसने क्या किया था, बाबर तक की सहायता मांगी थी, याद रखिएगा। 1527 में अमीर उल बरीद ने कलीमुल्ला शाह की हत्या कर दी और बीदर के बरीद शाही वंश में की स्थापना कर दी थी। और इस तरीके से याद रखिएगा अब यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला साम्राज्य जो है स्टार्ट होता है, उसमें कहलाएगा, ठीक है, बीदर सबसे पहला क्षेत्र, जहां पर कौन है, बरीद शाही वंश की स्थापना हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कलीमुल्ला शाह की हत्या हो गई है, जो कि अंतिम शासक था, याद रखिएगा। कलीमुल्ला शाह आपको याद रखना है क्वेश्चन के तौर पर कि कलीमुल्ला शाह जो है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 5 शाखाएं जो है इसकी टूटकर, जो कि बहमनी साम्राज्य की टूटकर 5 शाखाएं बनती है, उस 5 शाखाओं का नाम आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि पहला नाम आता है बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, ठीक है। और एक क्षेत्र जो है आपका, एक गोलकुंडा का क्षेत्र, चलिए आगे मैं आपको बताता हूं आपको कि बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार, एक क्षेत्र और शामिल होगा इसमें, ठीक है। मुझे नाम थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है। तो देखिएगा ये 5 जो शाखाएं रहेंगी, ठीक है, तो आपको याद रखना है थोड़ी सी 5 शाखाओं के बारे में। और इस 5 शाखाओं में आपका जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे देखिएगा नाम याद रखिएगा अमीर उल बरीद, ठीक है। और बरीद होने के कारण, बीदर के कारण नहीं, याद रखिएगा, बरीद होने के कारण बरीद शाही वंश की स्थापना हुई है, ठीक है, इस तरीके से, कहां पर, बीदर में, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा कि जैसे ही 5 साम्राज्य की बात करेंगे तो ये आपका 5 साम्राज्य है, जिसमें बरार, अच्छा बीजापुर नाम हम स्किप कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बहमनी ब से स्टार्ट है, बहमनी ब से स्टार्ट है, और ब से स्टार्ट होने के कारण अधिकांश नाम इसके ब से ही होंगे, बीदर, बरार, बीजापुर, ठीक है, 3 नाम। फिर अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक है, 5 ऐसी शाखाएं थी, फिर से बोलता हूं देखिएगा, 5 नाम आप याद रखेंगे, बीदर, बरार और बीजापुर, ठीक है, बीदर, बरार, बीजापुर, और उसके बाद अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 5 शाखाएं, बहमनी के 5 शाखाएं टूट गई हैं अब, ठीक है। अब कहां पर कौन स्थापन करता है, तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा स्थापितकर्ता में कि बरार को आप याद रखेंगे, यहां पर है फतहुल्लाह इमाद, इमाद है तो कौन सा शासन होगा, इमाद शाही, ठीक है। आपको देखिए ये नाम पूरे अच्छे से याद नहीं होगा, फतहुल्लाह इमाद नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, इमाद को याद कर लीजिए कि बरार में इमाद है, बरार में इमाद है, और इसकी राजधानी थी एलिचपुर, ठीक है, ग्वालियरगढ़, ठीक है। अहमदनगर के क्षेत्र में इसका बाद में विलय हो जाता है, यानी अहमदनगर जो है बरार को हरा कर शामिल कर लेगा अपने में, ठीक है। मैंने आगे बताया था आपको कि ये 5 जो शाखाएं हैं ये तो स्वतंत्र है, लेकिन धीरे धीरे आपसी लड़ाई के कारण क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को शामिल कर लेंगे। अहमदनगर में जैसे ही ये शामिल होगा, मुगल अहमदनगर में आक्रमण करके अहमदनगर को आपस में ले लेंगे, तो इस तरीके से बाई डिफॉल्ट जो है मुगल के शासन में चला जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा बीजापुर, बीजापुर में आदिल खां, याद रखिएगा यूसुफ आदिल खां, और आदिल शाही जो है यहाँ पर स्थापित करता है आदिल शाही वंश को, ठीक है। और याद रखिएगा 1686 में औरंगजेब के द्वारा जो है अब यहाँ पर बीजापुर के क्षेत्र में आक्रमण किया जाएगा। देखिए पहले अकबर जो है अहमदनगर में आक्रमण करेगा, और उसके बाद जो है अकबर के बाद औरंगजेब जब आएगा तो बीजापुर में आक्रमण करेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये भी चला जाएगा मुगल में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अहमदनगर का जो है, ठीक है, अहमदनगर का जो क्षेत्र है मलिक अहमद, ठीक है, मलिक अहमद, और यहाँ पर निजाम शाही, आधुनिक भारत में निजाम शाही का अपना वर्चस्व रहा है, आगे आप पढ़ेंगे निजाम, ठीक है। तो देखिएगा जुनार और अहमदनगर का क्षेत्र, और यहाँ पर याद रखिएगा शाहजहां, अकबर और शाहजहां का मध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके बाद जो है अकबर और शाहजहां के बारे में बताई जाती है कि ये मुगल साम्राज्य में बाद में विलीन हो जाएंगे, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 2 साम्राज्य और 2 शाखाएं और हैं, जिसमें गोलकुंडा है, ठीक है, कुली कुतुब शाह, याद रखिएगा इसके समय जो है कुतुब शाही वंश आता है, ठीक है। अभी आपको याद होगा थोड़ा से पहले मैंने आपको बताया था कि चांद बीबी का विवाह हुआ था कुतुब शाह के साथ,
ठीक है, वही कनेक्शन आपको मिलेगा इसमें। तो वही थोड़ा सा कनेक्शन आपको याद रखना है कि वैवाहिक संबंध भी इनके बीच में स्थापित किया गया था ताकि ये आपसी लड़ाई ना करे, ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है ऐसा, तो याद रखिएगा। कुली कुतुब शाह जो है गोलकुंडा के क्षेत्र में कुतुब शाही वंश की स्थापना होती है यहाँ पर, ठीक है, और औरंगजेब जो है गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, विलय कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा बीदर का क्षेत्र अभी आपने पढ़ा है, अमीर अली बरीद और बरीद शाही वंश जो है यहाँ पर स्थापित होता है, और बीजापुर जो है ये बीजापुर में, बीदर जो है बीजापुर में शामिल हो जाता है, ठीक है, बाद में शामिल होगा, लेकिन 5 वंश आपको याद रखना है, बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये था आपका बहमनी साम्राज्य, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के बाद याद रखिएगा कि अंतिम तौर पर अभी आपने पढ़ा था महमूद गवाह जो है ये अंतिम व्यक्ति आता है, ठीक है। जैसे ही इसके बारे में आप पढ़ते हैं तो इसने एक ईरानी व्यक्ति के बारे में आपने पढ़ा कि ईरानी व्यापारी था, ठीक है, और इसको इल्जार के नाम से उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो इसके संबंध में याद रखिएगा कि जन्म से ईरानी था और आरंभ में वाणिज्य व्यापार, ठीक है, में लगा हुआ था। सुल्तान ने उसे, ठीक है, मालिक उल तुजार, व्यापारियों का प्रधान का खिताब प्रदान किया था। इसके कुछ समय बाद जो है सुल्तान का पेशवा या प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ये याद रखिएगा आपको, ये आपका 7वां क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य में किस व्यापारी को सुल्तान ने प्रधानमंत्री बनाया था अपना, ठीक है। तो याद रखिएगा महमूद गवाह नाम है उसका, ठीक है, महमूद गवाह, और ये ईरानी व्यापारी था, और धीरे धीरे व्यापारी के साथ साथ ये क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। महमूद गवाह का प्रमुख सैनिक योगदान पश्चिमी तट के प्रदेशों में दाभोल और गोवा पर विजय प्राप्त करने का था, ठीक है। तो ये 6वां क्वेश्चन आज का, याद रखिएगा, क्योंकि गोवा के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब बहमनी साम्राज्य के क्षेत्र में अहमदनगर या बीजापुर का जब क्षेत्र की बात की जाती है तो गोवा क्षेत्र ना उसके अंदर था पहले, यानी इनके पास था गोवा का पावर, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल में पुर्तगालियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो फिर गोवा चला जाता है, ठीक है, यानी गोवा का क्षेत्र अपने आप पुर्तगालियों के पास चला जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले गोवा जो है ये महमूद गवाह के कारण, याद रखिएगा, महमूद गवाह जो व्यक्ति था ये सुल्तान का सपोर्ट करता है और पश्चिमी तट के जितने भी प्रदेश होते हैं दाभोल और गोवा, इस पर विजय प्राप्त करता है। तो ये याद रखिएगा दाभोल और गोवा के संबंध में महमूद गवाह ने सुल्तान का सपोर्ट किया था या सहयोग किया था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मोहम्मद गवाह ने राज्य की उत्तरी सीमाओं को स्थायित्व प्रदान करने में कोशिश की थी, ठीक है, उत्तरी सीमा जो है मजबूत करने की कोशिश की थी और इसमें बहुत ज्यादा सफलता भी प्राप्त किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए मोहम्मद गवाह कई आंतरिक सुधार किए थे, उसके राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा सा विद्यालय बनवाया था, भूमि के नियमित नाप के आदेश दिए थे, और बहमनी सल्तनत की एक बड़ी समस्या अमीरों के मध्य होने वाले झगड़े थे। अमीर लोग पूर्वागंतुक दक्कनियों और अफ्रीकियों या नवागंतुक जो गरीब कहलाते थे में बटे हुए थे, ठीक है। तो अमीर लोग जो है पूर्वागंतुक जो पहले आए थे, दक्कनी, अफ्रीकी और नवागंतुक जो बाद में आए थे, ठीक है। तो उनके संबंध में ये बटे हुए थे क्षेत्र थे, याद रखिएगा, ठीक है, जिनको अमीर कहा जाता था, हालांकि इसमें गरीब भी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें समस्या यही थी कि कुछ अमीर और कुछ गरीब जो मिलकर रहते थे, इसमें ये सबसे बड़ी समस्या थी कि आपस में मिलजुल कर नहीं रहते थे, और दूसरा सामाजिक मतभेद जो है ये बहमनी सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है, सामाजिक मतभेद, जिसके कारण शासन करना जो है ये मुश्किल होता था। तो ये प्रधानमंत्री बनकर जब आता है महमूद गवाह तो ये बहुत सारे रास्तों को ठीक करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है कि कई आंतरिक सुधार किए थे इसने, राजधानी के बीदर में एक भव्य मदरसा का निर्माण करवाया था, और भूमि को नियमित नाप के लिए आदेश दिए गए थे, यानी अब जो है सालाना जो है भूमि का नाप लिया जाने लगा कि किसके पास कितनी जमीन है और उसके माध्यम से कर कितना मिलेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा इस पे। इसके बाद देखिएगा महमूद गवाह कौन था, खुद नवागंतुक था, नया आया था, ईरानी था, ठीक है, और उसके विरोधियों ने युवा सुल्तान को भड़का दिया और 1482 में उसे मृत्युदंड दे दिया गया, मतलब अच्छा काम कर रहा था फिर भी मृत्युदंड को प्राप्त हो गया उसको, ठीक है। शीघ्र ही बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर में। बहमनी सल्तनत ने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया था, ठीक है, उत्तर और दक्षिण के मध्य जो है जो सांस्कृतिक सेतु का काम किया था। उसके बाद देखिए ये जो 5 क्षेत्र हैं उसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। अहमदनगर के निजाम शाह 1490 में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और निजाम शाही वंश की स्थापना की। इसमें शाहजहां ने, ठीक है, इस वंश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो अहमदनगर का क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बीजापुर का क्षेत्र याद रखिएगा, आदिल शाही के द्वारा यूसुफ आदिल शाही ने बीजापुर को स्वतंत्र कर लिया और आदिल शाही वंश की स्थापना की, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाही ने फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हालांकि अब पढ़ेंगे बीजापुर के बारे में। उसके बाद देखिएगा बीजापुर के आदिल शाही के बारे में, इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय को जगत या जगत गुरु अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इसने
किताब नौरत की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक मोहम्मद आदिल शाह था और इसका मकबरा याद रखिएगा गोल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है बस, वो कि आदिल शाही द्वितीय, ठीक है, इसको जगत गुरु कहा जाता था क्योंकि ये जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु था और साथ ही साथ ये सभी के साथ प्रॉपर एक प्रेम व्यवहार रखता था। ठीक है, जिसके कारण इसका नेचर के कारण इसको क्या कहा गया था, निर्धनों का मित्र कहा गया था, दान दक्षिणा काफी मात्रा में करता था। तो ऐसी स्थिति में उसे याद रखिएगा आदिल शाह द्वितीय को, ठीक है, प्रथम को नहीं, आदिल शाह द्वितीय को याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा गोलकुंडा की कुतुबशाही, ठीक है, याद रखिएगा 1518 में कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा की स्थापना और कुतुबशाही वंश की स्थापना की नींव डाली गई। गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाई गई। एक अन्य कुतुबशाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की है। तो नाम याद रखिएगा और आज का 8वां क्वेश्चन याद रखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। ठीक है, वर्तमान में हैदराबाद कितना बड़ा राज्य और फेमस जगह है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कुतुबशाही शासक के तौर पर याद रखिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, हैदराबाद नगर की स्थापना की, वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया और औरंगजेब ने, ठीक है, 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो किसने किसको मिलाया था ये भी आपको क्वेश्चन में बनेगा, याद रखिएगा कि कौन सा शासक, मुगल शासक किस क्षेत्र को, बहमनी राज्य की किस शाखा को अपने शासन में मिला लिया था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन के तौर पर याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बरार के इमाद शाही, ठीक है, तो याद रखिएगा फुमुल्लाह खां इमाद उल मुल्क ने बरार में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इमाद शाही वंश की स्थापना की और 1574 में अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये अहमदनगर जो है शाहजहां ने फिर बाद में मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, अकबर से शाहजहां के मध्य जो है ये बात कही जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अच्छा, यहां पर से ये जो क्षेत्र है आपका, पांचों क्षेत्र इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी बहमनी साम्राज्य का जो विभाजन हुआ था ये 5 क्षेत्र में विभाजन हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जिसको दिल्ली सल्तनत के तौर पर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें उसके साहित्य और आपके जो साहित्य और स्थापत्य कला है इसको मैं कल थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज का बहमनी साम्राज्य का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया है। कल हो सकता है हम स्टार्ट करेंगे भक्ति आंदोलन का क्रम, ठीक है, और मुगल साम्राज्य, भक्ति आंदोलन और मुगल साम्राज्य के क्रम को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है कल के बाद से जो है आपका आपका आधुनिक भारत जो है स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में जो आपने 8 क्वेश्चन आज के देखे हैं, ठीक है, जनरली इसके क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हम ऐसे याद रखेंगे इसमें, जैसे सही मिलान करें। ठीक है, सही मिलान करें जैसे क्वेश्चंस को देखेंगे आप, तो इसमें आपको याद रखना है कि 5 शाखाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं, ये शाखाएं किसके द्वारा, ठीक है, मतलब शाखाओं का नाम और इस तरफ स्थापना किसने किया है ये याद रखेंगे आप। ठीक है, और स्थापना के बाद आप याद रखेंगे इसको अपने राज्य में विलय किसने किया है। ये 2 क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है। ठीक है, स्थापना यानी शाखाओं का नाम आप याद रखेंगे, उसकी स्थापना किसने की है, ठीक है, आदिल शाही ने की है, फिर उसके बाद किसने किया है वहां पर आप याद रखेंगे, और इसके साथ यहां पर याद रखेंगे कि उसको किसने, किस मुगल शासक ने अपने आप में विलय कर लिया था अपने शासन में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है, तो कम से कम याद रखिएगा 15 क्वेश्चन के आसपास इसमें बनेगा। ठीक है, तो पूरा बहमनी साम्राज्य के तौर पर आपको 3-4 क्वेश्चन तो बहुत सुपर हिट है, याद रखिएगा, और उसके बाद जो है आपको मैं 10 क्वेश्चन जो आपको बता चुका हूं उसको थोड़ा सा फोकस रखिएगा, बहमनी साम्राज्य आपका हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है।